नमस्कार। सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि सरोकार कार्यक्रम में हम अक्सर ऐसे विषय लेकर आपके सामने आते हैं जिस विषयों के संबंध में आपकी जानकारी होना बेहद आवश्यक हो जाता है। अगर हम बात करें आज के विषय की तो मौसम, और मौसम के विषय पे बात करने वाले हर शख्स के लिए आज का विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मौसम के विषय में हम अपनी दिनचर्या में अक्सर बात करते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि इस बार ठंड बहुत लेट आई या फिर गर्मी बहुत जल्दी आ गई। ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं हम कि बरसात इस वक्त बहुत तेज रही या बरसात बहुत कम हुई है। हम अक्सर अपनी दिनचर्या में मौसम के विषय में बातचीत जरूर करते हैं। अगर हम वास्तविक तौर पर देखें इस वक्त तो मौसम के विषय की जो हम बात करते हैं, और हम अगर वर्तमान समय में देखें तो अगर कोई वैवाहिक कार्यक्रम होना है या आपको किसी यात्रा में जाना है तो अक्सर अब जो लोग होते हैं वो मौसम का पूर्वानुमान देख के चलते हैं कि आपको क्या इस वक्त शादी करनी चाहिए, या फिर आपको जिस तरह से देखना है कि इस वक्त अगर आपको यात्रा करनी है तो क्या ये वक्त सही रहेगा मौसम के लिहाज से। और अगर दूसरा इसका रूप देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पर मौसम बदलता जा रहा है, हम सब जानते हैं कि जो मौसम परिवर्तित यहाँ पर हो रहा है इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो वजह है वो हम सभी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रकृति के साथ जो लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं हम उससे बाज नहीं आ रहे हैं। तो हमारा जो आज का विषय है इसी संबंधित है कि मौसम का बदलता मिजाज। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं। इनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं जो निदेशक है मौसम विज्ञान के देहरादून के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले आपको बता दूं कि हमारा कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। तो अगर इस विषय से संबंधित मौसम का बदलता मिजाज, इससे संबंधित अगर आप कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 7579428028 और हमारा दूसरा नंबर है 7579428047। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे नंबर्स नोट कर लिए होंगे। हमारा कार्यक्रम यूट्यूब में भी लाइव है, तो अगर आप विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं आप यूट्यूब में भी कमेंट करके हमें प्रश्न कर सकते हैं। आपके प्रश्न को अगर विषय से संबंधित होगा तो कार्यक्रम में जरूर शामिल किया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी, जिस तरीके से मौसम की बात करें, अगर एक आम इंसान की बात करें तो आम इंसान के लिए मौसम क्या है? सर्दी, गर्मी, बरसात, हम इसी को मौसम कहते हैं। एक वैज्ञानिक तौर पर आप मौसम को कैसे परिभाषित करेंगे? जी, अगर परिभाषा की बात करें तो किसी समय जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे और किसी जगह पे कि मौसम का ये मतलब रहेगा कि उस समय किस तरह का तापमान है, क्या विंड है और क्या उस समय जो है प्रेशर है, क्या उस समय जो है क्लाउड्स हैं या रेन है। तो इन सब का सम टोटल है जो उस समय के मौसम को परिभाषित करता है। तो इट इज़ सम टोटल ऑफ ऑल मीटरोलॉजिकल पैरामीटर एट दैट इंस्टेंट एट दैट प्लेस, है ना। आप देखेंगे प्लेस टू प्लेस अगर आप चेंज करते हैं तो भी उसमें परिवर्तन आता है, या आप समय भी चेंज करेंगे, सुबह कुछ और है, दिन में कुछ और है, शाम में कुछ और है। तो बिल्कुल एक इंस्टेंट वो है कि जो ऑब्जर्वेशन आप लेंगे उसमें जो मौसम के चर हैं, पैरामीटर्स है, तो उनका एक जो है उस समय क्या वैल्यूज है उसी को आप उस समय का मौसम कहते हैं। तो इस तरह से रखा गया है और इसी के लिए फिर समय समय पर जो है देखा जाए तो जो ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो हर 3 घंटे में एक जो क्लास 1 ऑब्जर्वेटरी होती है वहाँ पर हर 3 घंटे में जो ऑब्जर्वेशन है, प्रेषण है, वो लिए जाते हैं। तो उसका क्या चेंज हो रहा है इस तरह से जो है वो आपको पता लगता रहेगा। विक्रम जी, अगर हम देखें जाए इस वक्त वर्तमान समय में हम जैसे ये बात कर रहे हैं और जो हमारा आज का विषय भी है कि मौसम का बदलता मिजाज, क्या लगता है आपको कि दिन ब दिन जो मौसम परिवर्तित बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, जैसे आपने बताया कि वजह आज मैं समझता हूँ बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह के चलते रहते हैं और लोगों को काफ़ी हद तक पता है कि चीज़ें किस वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस जिसको बोलते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो है अमोनिया है, ये 2 ऐसी गैसेस है जिनका सबसे ज़्यादा जो एनवायरनमेंट हीटिंग में है सबसे ज़्यादा रोल है। तो इनकी जो बढ़ती मात्रा है आपके एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो तापमान है हमारे तो वो बढ़ते हुए दिशा में जा रहे हैं और उसकी वजह से फिर जो है अलग अलग उसमें जो उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, मौसम पे भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बारिश है
वो एक जैसे आप बरसात के सीज़न में देखते थे कि ठीक है लाइट एक्टिविटी जो होती थी दिन भर चलती रहती थी जी। अब उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती है आपको, एकदम उसमें जो है फ्लक्चुएशन बहुत मिलते हैं। किसी दिन बिल्कुल साफ ही रह रहा है, जबकि आप देखते थे कि पहले ऐसा होता नहीं था कि थोड़ी बहुत बारिश है या बादल छाए हुए रहते थे। लेकिन अभी आप देखते हैं कि जो अचानक जो है तेज़ बारिश आ जाएगी या फिर जो है दिन भर कोई बारिश नहीं हो रही। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका असर बिल्कुल है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी वजह से जो तापमान में बढ़ोतरी है और उसका असर जो मौसम पर भी पड़ रहा है। विक्रम जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं गर्मी के सीज़न की, अभी गर्मी का सीज़न की शुरुआत हुई है। पहले की अगर हम बात करें, जो पहले जो गर्मी हम कहते थे लगभग मई जून का एक महीना होता था कि अप्रैल लास्ट या अप्रैल से मई जून के महीने में गर्मी अपने चरम पे होती थी। लेकिन अभी अगर हम देखें फरवरी से ही आपको महसूस होने लगा था कि गर्मी होने लगी है। तो गर्मी का सीज़न ये जो बहुत जल्दी अब आने लगा, इसका क्या दुष्परिणाम आप देख रहे हैं? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार अगर देखेंगे जो सीज़न है, हमने 4 सीज़न को रखा है। तो सबसे पहले जनवरी और फरवरी को इसको हम लोग विंटर सीजन में रखते हैं जी। और फिर मार्च से लेके जो मई तक का जो पीरियड है इसको हम लोग जो है प्री मानसून या समर सीजन जिसको आप बोलेंगे उसमें रखा गया है। और जून से लेके सितंबर तक की जब बात करते हैं तो ये हमारा वर्षा का या साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो है वो पीरियड रहेगा। और लास्ट के जो 3 मंथ आपके बचेंगे जिसमें कि अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड है, तो ये पोस्ट मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन ही हमारा कहलाएगा। अब इसमें जहाँ तक बारिश की या गर्मी की बात जब करते हैं तो सबसे ज़्यादा बारिश हमको मानसून सीजन में मिलती है। 80% जो वर्षा है पूरे साल की अगर देखेंगे तो वो मानसून सीजन के दौरान मिल जाती है। बाकी हमारे जो 20% है वो जो हमारे अन्य 8 महीने बच गए या करीब 3 सीजन जो बच गए उसमें होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मानसून में बारिश है तो वो ज़्यादा हमको मिलती है और उसमें वेरिएबिलिटी भी कम पाई जाती है। लेकिन और सीज़न में जब आप जाते हैं तो पोस्ट मानसून सीजन में जो हमारा नॉर्मल रेन बहुत कम है ना, तो उसमें वेरिएबिलिटी भी जाता है। किसी साल आपको देखेंगे कि एकदम वो जो है सामान्य से ज़्यादा दिख रहा है अगर 2-3 स्पेल भी अच्छी मिल जाती है, और कोई वर्ष ऐसे होंगे कि आपको नहीं मिली है, पूरा ड्राई जा रहा है। ऐसे ही विंटर्स में भी उसमें भी फ्लक्चुएशंस है। चाहे प्री मानसून में फिर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी बढ़नी जो है शुरू हो जाती है। तो आप ये देखेंगे जो मौसम पे प्रभाव आ रहा है जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से कई जो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शिफ्ट जो है आपको देखने को मिलता है, या इंटेंसिटी वगैरह में जो इसका जो है रेनफॉल की जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा एकदम कि हाँ ये चीज़ें शिफ्ट हो गई है। ये बात ज़रूर है कि कभी पोस्ट मानसून सीजन में एक्टिविटी अच्छी मिल जाती है, बर्फ़बारी मिल जाती है। आप देखेंगे कुछ पीछे के साल अगर उठा के देखें तो अच्छी बर्फ़बारी भी मिली है, दिसंबर से शुरुआत होकर जनवरी में अच्छी मिली है। लेकिन इस साल अगर बात करते हैं तो इस साल कुछ अलग था। आप जो है देखेंगे पूरा पोस्ट मानसून सीजन नवंबर से लेके करीब जनवरी तक हमको कोई एक्टिविटी मिली नहीं। लेकिन जब आप फरवरी में या मार्च में गए तो आपको एक्टिविटी मिलनी शुरू हुई है। तो इस तरह से ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें आगे पीछे होगा, फ्लक्चुएशन ज़्यादा, जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल कम होने से उसमें वेरिएबिलिटी भी ज़्यादा है। इनके जो रेनफॉल एक्टिविटी है या चाहे स्नोफॉल एक्टिविटी है रीचेज में होती है तो वेरिएबिलिटी उसमें है। विक्रम जी, आम इंसान जब मौसम को समझता है तो वो अपने हिसाब से एक मौसम को आइडेंटिफाई करता है कि इस वक्त सर्दी होनी चाहिए, इस वक्त गर्मी होनी चाहिए, या ये जो समय है बरसात का है। ऐसे में जब फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा होता है, एक वैज्ञानिक के तौर पर आपको लग रहा है कि ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन आम इंसान को जब दिखाया जाता है कि भाई आपने बहुत वातावरण को ख़राब कर दिया है, आप लोग बहुत ज़्यादा विकास की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो एक आम इंसान है उसको समझाना ही बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो परिवर्तन है ये सतत है। इसका उत्तर मैं आपसे सर लूंगी, लेकिन हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, पहले इनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नाम बताइए अपना, प्रश्न। नमस्कार सर, मैं नंद शुरू मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मौसम को मिजाज को देखकर हमें अपने दायित्व का कैसे निर्वाह करना चाहिए, कितना जल होना चाहिए, कितना जंगल होना चाहिए, कितनी भूमि में खेती होनी चाहिए, और मौसम के हिसाब से हमें कौन कौन से काम करना चाहिए। जी धन्यवाद। इनका प्रश्न भी वही है कि मौसम के मिजाज को देखते हुए हमने अपने दैनिक कार्य किस तरह से करने चाहिए, कितने जगह जंगल होना चाहिए, कितना पानी आवश्यक हो जाता है। अभी आपके उस पर भी निर्भर करेगा आप क्या कर रहे हैं। आप अगर एक किसान हैं, अगर आप कृषि कर रहे हैं तो बरसात का सीज़न में तो देख रहे हैं कि अगर उत्तराखंड की मैं खासकर बात करूं तो यहाँ अच्छी बारिश मिल जाती है, दिक्कत इतनी होती नहीं है। लेकिन उसके अलावा और सीज़न में जब हम जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला है कि कम रेनफॉल एक्टिविटी है और उसमें वेरिएबिलिटी भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं फिर क्या है, हम लोग को जो है चाहे गवर्नमेंट ने भी है
जी। जो कृषि को जो है ज़्यादा सिंचित करने की कोशिश की गई है कि जब हमारा सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तो हमारे जो मौसम पे निर्भरता वो कम होगी। तो वो चीज़ें आपको एक देखनी है। तो उसके लिए भी आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है तरीके अपनाए जा रहे हैं, चाहे वर्षा जल का संरक्षण कर रहे हैं या फिर जो नदी नालों में है उसको थोड़े बांध बना के उसको रोका जा रहा है और उससे आप फिर अपना काम जो है वो कर सकते हैं। दूसरा है कि आप और क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके अनुसार वो आप पर्टिकुलर उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और किस समय कर रहे हैं। और मौसम की जो जानकारी है हम सतत देते रहते हैं, तो उसको देखते हुए आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल अवेलेबल है। जी विक्रम जी, मैंने आपसे प्रश्न किया था इनके कॉल से पहले कि एक आम इंसान को ही समझाना, क्योंकि कई तरह के प्रचार किए जाते हैं फिर कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आगे बहुत बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। और इसी वजह से जैसे बारिश नहीं होती है तो एक प्रेडिक्शन रहता है कि आप जंगलों में आग जलाएंगे तो बारिश हो जाएगी। तो ये जो प्रचार वगैरह, आपको क्या लगता है कि इस संबंध में मतलब जागरूकता कितनी आवश्यक है, किस तरह से समझाना चाहिए हमें आम जनता को? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है कि जंगलों में आग लगा कर फिर बारिश होगी, तो ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। इसमें तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि ऐसे कार्य कोई भी ना करें, क्योंकि आप जंगल में आग लगा रहे हैं तो जो ऑलरेडी वहाँ पे हरियाली है, पेड़ पौधे हैं या उसमें और भी जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिर ख़त्म हो जाएंगी, जल कर के राख हो जाएंगी। तो ऐसा कार्य तो बिल्कुल भी ना करें लोग जो है। हाँ, ये कि जो बारिश के बारे में जो भी फोरकास्ट है उसको देखें और जो आपके पास और अवेलेबल साधन है उसका आप प्रयोग करें। तो ये हो सकता है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप जो है जंगलों में आग लगाएंगे तब बारिश होगी, ऐसा नहीं होता है। देखिए विक्रम जी, हम हर जगह ये जब भी हम कोई यहाँ पर विषय पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि आम जो जनता है, ये जो दर्शक है, इनको जागरूक कैसे किया जाए। क्योंकि बहुत आवश्यक ये हो जाता है कि जो जनता है, जो दर्शक हैं, जो लोग हैं जिन तक ये जानकारी पहुँचनी चाहिए, वो जागरूक हों इस विषय के संबंध में। क्योंकि मौसम के संबंध से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं हो पाते। उसके लिए किस तरह की आवश्यकता यहाँ पर आपको लगती है? मैं समझता हूँ आजकल अगर मौसम की जो जानकारी की बात जहाँ तक है तो विभिन्न माध्यमों से वो उपलब्ध है, चाहे वो दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है या हमारी जो अपनी एक वेबसाइट है मौसम विभाग की, उसमें है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप भी बनाए हुए हैं, उसमें भी वो जानकारी जाती रहती है। और किसानों को तो खासकर SMS वगैरह भी भेजा जाता है। तो ऐसा नहीं है, लोगों को जानकारी भी मिल रही है, मीडिया काफ़ी एक्टिव है तो उसके माध्यम से भी मिल रही है। बात यही है कि आपको उसको कैसे प्रयोग करना, ये ज़रूर बात है कि आप किस तरह के यूजर है और किस तरह फिर आप उसको अपने लाभ के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा मैन टू मैन पे। जी विक्रम जी, जिससे लगातार मौसम बदलता जा रहा है तो मौसम के इस मिजाज को देखते हुए, जैसे उन्होंने भी प्रश्न किया था, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से आपको लग रहा है कि जैसे लू का भी अब वक्त अब शुरू हो गया है, चल रही है लू, तो उसमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल, अभी ये जो हमारा मार्च से लेके मई तक का पीरियड रहता है तो ये बिल्कुल समर सीजन हम इसको बोलेंगे। तापमान इस समय सबसे अधिकतम जो है तापमान आपको देखेंगे कि जो अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो मई महीने में सामान्यतः ज़्यादा रहेंगे, या आप ये कह सकते हैं 15 जून तक भी जो है जो तापमान है वो अधिक रहते हैं। तो इस दौरान यही है कि आप भी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आपको दिन में जो तापमान है 12 बजे से 3 बजे के बीच ऐसा समय होता है कि जिस समय ये पीक पर रहता है। तो उस समय होना चाहिए लोगों को कि ठीक है इस समय तापमान ज़्यादा है और किस तरह के टेम्परेचर चल रहे हैं वो चीज़ें देख करके तो दिन में अवॉइड करें, 12 से 3 बजे के बीच में जो है अवॉइड करें कि बाहर ना निकला जाए। और बहुत ज़रूरी है तो आप कुछ अपने साधन, चाहे छाता है और इसके साथ साथ पानी वगैरह है वो लेके चलेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत लगती तो उसका आप प्रयोग करें मैक्सिमम। तो ये चीज़ों के कुछ प्रिकॉशन लेंगे तो मैं समझता हूँ फिर दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और जो इसी तरह देखते हैं कि जो काम है दिन भर जो कर रहे हैं खेतों में या इसमें, तो इस समय ब्रेक पीरियड होना चाहिए बिल्कुल जो है, जिससे कि जो इंटेंस हीट है उस समय दिन के टाइम है उससे वो बचा जा सके। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो ली जा सकती है, आराम से ली जा सकती है और लोग अपना बचाव जो है हीट से वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये है कि जब 40 डिग्री और इसके आसपास तापमान है तो काफ़ी हाई अपने आप में होता है। हालांकि उत्तराखंड में हमारे जो प्लेन्स के 2-3 डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलावा फिर तो हमारी हिल्स है तो वहाँ तो इतने तापमान नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लेन्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है या देहरादून और पौड़ी, नैनीताल का कुछ क्षेत्र आता है तो ठीक है, यहाँ पर इस तरह के तापमान है एक आध इंस्टेंस से मिलती है कि 40 तक पहुँच जाते, 42 तक आ जाते हैं। तो उस समय विशेषकर ज़रूरत है। अदरवाइज यही मैं कहूँगा कि जो पीक पीरियड है जैसे मैंने बोला है 12 से 3 बजे के बीच, उसमें अवॉइड करें थोड़ा निकलना।
यही मैं कहूँगा। विक्रम जी, आपको लगता है कि क्या मतलब अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें और अब की बात करें कि मौसम में अंतर बहुत आया है? अंतर की बात जैसे मैंने बोला पहले भी कि जैसे आपने बताया कि इस बार जो है जो बारिश थी या बर्फ़बारी थी बहुत लेट शुरू हुई है, तो मैंने बोला वो फ्लक्चुएशन है क्योंकि वेरिएबिलिटी उसमें ज़्यादा है। उन सीजन्स के जो रेनफॉल एक्टिविटी है चाहे स्नोफॉल एक्टिविटी उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अभी मई में या अप्रैल में भी जो है जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड को उसमें अभी बर्फ़बारी मिल रही है, तो वो चीज़ें देखिए ऐसा है अभी भी मिलेगी जब भी पश्चिमी विक्षोभ निकलेंगे और वो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। तो आप देखेंगे जो तापमान है हमारा, तो जो इस समय अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, तो उसको अगर आप समुद्र तल से ऊपर नापेंगे तो 4 किलोमीटर के आसपास की हाइट में वो मिलता है। तो ये जो जैसे आप बात करेंगे केदारनाथ जी है तो 3800-3500 के मीटर की हाइट पे है, तो करीब 4 किलोमीटर के आसपास का ऊंचाई उसकी है। तो वहाँ पर वो 0 डिग्री टेम्परेचर आपका पहुँच जा रहा है, तो उसकी वजह से जब भी कुछ वहाँ बारिश है या पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसकी वजह से एक्टिविटी मिल रही है, तो वहाँ बिल्कुल है स्नोफॉल एक्टिविटी बिल्कुल मिलेगी। आप देखते हैं कई बार जब चारधाम लोकेशंस के जो है दरवाजे खुलते हैं तो तब भी बर्फ़बारी हो जाती है, तो वो होती है, ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ ख़त्म होगी वो होगी जब मानसून एक बार पूरी तरह से आ जाएगा। जब मानसून आ जाता है तब यही जो 0 डिग्री आइसोथर्म की जो बात कर रहा था अभी कि आपको 4 किलोमीटर की हाइट पे मिलता है, ये करीब 6-6.5 किलोमीटर की हाइट पे चला जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो यात्रा करते थे लोग वो मानसून सीजन में ही करते थे कि क्योंकि आप उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ तापमान काफ़ी कम होते हैं, तो मानसून सीजन में लेकिन वो बढ़ जाते हैं तापमान, तो इसलिए उसको इस दौरान किया जाता था। लेकिन वो दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि ज़्यादा बारिश की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं आवागमन में, तो एक अलग इशू हो गया। लेकिन अदरवाइज जो पहले इसको रखा गया इस दौरान, उसका पर्पज़ यही था कि जो उस समय जो तापमान है वो ठीक ठाक रहेंगे, बहुत कम नहीं रहेंगे, और उसके दौरान फिर आप यात्रा वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि जी मेरा जो अगला क्वेश्चन था वो यात्रा से संबंधित ही आपसे था कि चारों धाम के जो कपाट हैं वो खुलने वाले हैं, ऐसे में जो यात्रा के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान तो यहाँ पे प्रचारित किया जा रहा है कि मौसम कैसा रहेगा, आपको कैसी सावधानियाँ यहाँ पर लेनी है, लेकिन जो यात्री गण इस वक्त आ रहे हैं, कार्यक्रम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त जब यात्रा के दौरान मौसम कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए मानसून सीजन की जब बात हो रही है, हालांकि मई से खुल जाएंगे जो कपाट है, लेकिन जब मानसून शुरू होता तो कहीं ना कहीं तब दिक्कतें ज़्यादा होती है, उससे पहले इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। और मौसम की तो जानकारी लगातार हम देते रहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं और उसमें नंबर्स हैं, वहाँ जा कर के पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा भी जब कभी सीवियर वेदर कहीं होने वाला उसके लिए वार्निंग्स है, या इसके साथ साथ जो एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, उसके थ्रू जो SMS है वो भी आपको जाएगा। तो जो भी एरिया में कुछ ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी होने वाली है, कोई दिक्कत वाली जहाँ पर बात होने वाली है, तो उस एरिया के लिए स्पेशली जो SMS जाएंगे और आप उस क्षेत्र में तो आपको SMS मिलेगा। तो उसके अनुसार आपको थोड़ा एक्ट करना है कि हाँ ठीक है, थोड़ी देर में सेफ जगह पे रुक जाऊं और जब एक्टिविटी ख़त्म हो तो आगे बढ़े। तो बिल्कुल अच्छी उसमें तैयारियां मैं कहूँगा स्टेट गवर्नमेंट ने भी की है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, चाहे इसी तरह आपदा प्रबंधन विभाग है या मौसम विभाग है, तो लगातार इस तरह की जो जानकारी और तैयारियाँ वो बिल्कुल उसमें लगा हुआ है। जी, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि आजकल कोई शादी करता है या फिर किसी यात्रा में जाना होता है तो मौसम का पूर्वानुमान वो जरूर देखते हैं कि आखिर किस तरह का मौसम यहाँ पर होने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि तकनीकी तौर पे क्या हम बहुत मजबूत हुए हैं मौसम के प्रेडिक्शन के संबंध में? नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें इसमें कहूँगा कि शादी की जब बात आप पूछ रहे हैं कि शादी में दिन वो पूछते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो शादी की तो जो डेट है वो तो आपने पंडित जी को पूछ के रखी है, वो मौसम विभाग को पूछ के रखी नहीं है ना। मौसम विभाग 1 वीक तक का बहुत अच्छा प्रेडिक्शन दे सकता है किसी भी लोकेशन पे। तो अगर आप वाकई साइंटिफिक तरीके में चीज़ों में जाते हैं तो आपको वो चीज़ें मिलेगी। लेकिन अब जिस दिन चीज़ें है आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है और उस दिन एक्टिविटी है तो वो बताई जाएगी, अगर है तो बताई जाएगी और नहीं है तो नहीं बताया जाएगा, है ना। तो उसको मतलब उसी तरह से बताएंगे। जी, प्रेडिक्शन आपको करीब 1 वीक तक का बहुत अच्छा मिल जाता है। जी, तकनीकी तौर पर जैसे मैंने बात की है, क्या हम अगर पूर्वानुमान की हम बात करते कि क्या तकनीकी तौर पे हम पहले से अपेक्षा भी और मजबूत हुए हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले अगर मैं बात करूं आज से 10 से 12 साल पहले, तो तब हमारे पास जो कहें जो न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन था उतना डेवलप नहीं हुआ था और केवल एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बेस पे आप 1 या 2 दिन तक की फोरकास्ट देते थे। लेकिन अब चूंकि जो न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट हुए
और उसकी वजह से बहुत अच्छा जो प्रिडिक्शन जो अब हमको अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है उसमें भी बहुत सारे चीज़ें हमको मिली है, रडार से लेकर के, सैटेलाइट से लेकर के, और इसी तरह ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। तो मॉनिटरिंग एज वेल एज ऑब्जर्वेशन वो भी बहुत अच्छा हुआ है। और साथ में जो ये डेटा जब आप न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन सिस्टम में डाल रहे हैं तो उससे जो आउटपुट है वो भी बहुत अच्छी हमको मिल रही है। तो बहुत अच्छी फोरकास्ट अभी मैं समझता हूँ कि मिल रही है लोगों को। अगर आप उसको वाकई जो है फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको जानकारी लेनी चाहिए। जी, क्या आपको लगता है कि जब आपदा यहाँ पर आई, जब हम बात करते धामी यात्रा में जब आपदा वहाँ पर आई थी, और जो लगातार जो आपदाएं आती रहती है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, क्या उसके बाद इस सिस्टम को और मजबूत किया गया है? प्रेशर कहीं ना कहीं रहा है? ये तो हुआ है कि जो पीछे अगर 3 से 4-5 साल तक की 5 ईयर्स के अराउंड की बात करें तो पूरे जो स्टेट में बहुत कम नेटवर्क थी ऑब्जर्वेशन के लिए, पता नहीं लगता था कि कहाँ पर कितनी वर्षा हुई है या किस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे हुई है। लेकिन आज अगर बात करें तो हर ब्लॉक तक जो है और जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है वो सारे कवर है। उसमें सभी जगह आपके ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जिसमें हर 15 मिनट में आपको जो है जानकारी मिलती रहती है किस तरह की वर्षा है, किस तरह की हवा वहाँ पर चल रही है, या किस तरह के टेम्परेचर्स वगैरह है जो किस समय देख रहे हैं जो फॉरेस्ट फायर्स पे, उसमें सब चीज़ें बहुत काम आ रही हैं। तो आप बिल्कुल पिन पॉइंट और लोकेशन एरियाज़ पे बता सकते हैं किस तरह की एक्टिविटी या किस तरह के तापमान वगैरह अभी वहाँ पर चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो रडार सिस्टम है वो भी 3-4 जगह हमारे इंस्टॉल हुए उत्तराखंड में। तो उससे जो चाहे मानसून सीजन के दौरान है या यात्रियों के लिए जो चीज़ें हमको तैयार करनी है, जो नाव कास्ट देनी है या और भी इंफॉर्मेशन वेदर से रिलेटेड देनी, तो उसके लिए बहुत अच्छी मॉनिटरिंग जो है मैं कहूँगा हमारे पास अब अवेलेबल है। विक्रम जी, रडार जो हमारे लगाए गए हैं अब वो किस किस स्थानों पे लगाए गए हैं? बिल्कुल, ये उत्तराखंड में 3 जगह प्रस्तावित थे तो वो लग गए हैं। आपके एक मसूरी रेंजेज में कहें तो आपका सुरखंडा जी में लगा है, और इसी तरह दूसरा जो हमारा लेंसडाउन में लगाया गया है, और तीसरा रडार हमारे कुमाऊं में जो है वो आपके जो है मुक्तेश्वर में है। तो इनकी करीब 100 किलोमीटर रेडियस की रेंज है, तो करीब करीब ज़्यादातर क्षेत्र जो उत्तराखंड का कवर हो जाता है। तो इसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सब पता लगता रहता है, उसका मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो सकती है, और उसके साथ साथ उसका इंटेंसिटी किस तरह की है वो सब भी चीज़ हमारे को पता लगती है। तो उससे हम फिर जो भी लोकेशन स्पेसिफिक नाव कास्ट देना है या किस तरह की सीवियरिटी वहाँ पर होने वाली, उसके बारे में हम जो है अपनी जो फोरकास्ट वो देते हैं, और आपदा प्रबंधन को या जो अफेक्टेड एरिया जिसमें जैसे मैंने बोला कि कैप के थ्रू भी जो है वो इन्फॉर्मेशन जाएगी तो लोगों तक वो चीज़ें पहुंचेगी। जी विक्रम जी, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, मजबूत यहाँ पर कह सकते हैं हम तंत्र यहाँ पर हुआ है। लेकिन एक प्रश्न और आपसे करना चाहूँगी कि क्या इसमें जिस तरह बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं और उसमें बहुत जो जान माल का नुकसान यहाँ पर होता है, क्या इन घटनाओं का फोरकास्ट भी इसमें किया जाता है? अब देखिए जो बादल फटना है जो लिटरली अगर आप बात करते हैं तो उसमें ये रहता है कि 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर बारिश जो है 1 घंटे में जहाँ पर होगी उसको हम बादल फटना कहेंगे। दूसरा है कि जो है अगर लार्ज स्केल वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है हमारे एरिया पे तो उस समय के लिए तो जो है पहले से ही जो तैयारी है या पहले से ही फोरकास्ट दे दी जाती है कि हाँ इस दौरान जो है बहुत ज़्यादा बारिश रहने वाली है और इसमें बिल्कुल दिक्कतें इस तरह की हो सकती है, वो भी सब बताया जाता है किस तरह का इम्पैक्ट देता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है मौसम विभाग ने एक शुरू किया है कि इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट भी हम दे रहे हैं कि किस तरह का प्रभाव जो है उसका जो वेदर होने वाला है। अब केवल ये नहीं कि वेदर किस तरह का होगा कि कैसी बारिश मिलेगी, बल्कि उसका क्या प्रभाव भी जो है वहाँ पर क्षेत्र पे आने वाला है उसके बारे में भी जानकारी वो दी जाती है। ये उत्तराखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये कि सिर्फ यही नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर मौसम कैसा होगा, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि मौसम के बाद उसका प्रभाव वहाँ पर अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसका प्रभाव वहाँ पर क्या पड़ेगा। क्योंकि अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि बहुत बारिश जहाँ पे जिन क्षेत्रों पे होती है वहाँ पे बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं, और जब वहाँ बादल फटता है तो वहाँ पे बहुत जान माल का नुकसान होता है, और वहाँ पर जब रेस्क्यू किया जाता है तो उस पर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर मौसम विभाग द्वारा ये एक नई क्रिया यहाँ पर शुरू की गई है तो ये आम जनता के लिए और सरकार के लिए और जो रेस्क्यू करते हैं उनके लिए भी बहुत यहाँ पर इसका फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो उसमें आप देखते हैं कि जो भी फोरकास्ट है या जो इस तरह का इम्पैक्ट दिया गया तो इसका बड़ा जो है जो अलग अलग सेक्टर्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे आपदा प्रबंधन है या टूरिज्म वाले हैं, तो उसको इम्पैक्ट देखते वो अपना एक डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ हमको यात्रा रोकनी चाहिए, या कौन सी नदी वगैरह में बाढ़ आने वाली है तो वहाँ पे हमको क्या प्रिकॉशन लेनी, जो आसपास लोग रहते हैं उनको कैसे हटाया जाए। तो ये सब चीज़ों को हम उसमें इंक्लूड अभी कर रहे हैं कि किस तरह का जो है
बारिश की वजह से इम्पैक्ट आने वाला है, तो ऐसी भी चीज़ें बिल्कुल दे रहे हैं। जहाँ तक क्लाउड बस्ट की बात है, जैसे मैंने बोला कि लिटरली अगर बात करते हैं हम उस पर, तो 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश कहीं पे होती है तो उसको एक क्लाउड बस्ट की इवेंट हम मानते हैं। तो इसमें जो लीड टाइम में मैं कहूँगा, जैसे मैंने बोला अभी कि अगर वो एक जो लार्ज स्केल सिस्टम जब एक्टिव है तो उसमें भी इस तरह की एक्टिविटी मिल सकती है। तो ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही आप जो हैवी रेन, वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी रेन, उसकी वार्निंग और आपने ऑलरेडी दी है, तो आपको एक वो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन जिस दिन ये इवेंट हो रही मान लीजिए, तो उस दिन भी हर 3 घंटे में आपको बुलेटिन जा रहा है, कितनी वर्षा मिल रही है, कितनी और मिल सकती है, ये सब भी बताया जा रहा है। तो उसमें बिल्कुल लोकेशन स्पेसिफिक है, और कुछ आवर्स पहले जैसे मैंने बोला 1 घंटे में इसमें इतनी बारिश होती है, तो इसका पूर्वानुमान आप इस जगह पे इतनी बारिश होने वाली है, उसमें सिस्टम में तो नहीं आएगा, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में एकदम नहीं आएगा। उसमें एरिया थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि कहीं अभी मेरे को थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन उसमें हो सकता है कि चक्रोता भी दिखा रहा है, होने के लिए वो आपके मसूरी में हो रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन जब आप रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ साथ हम जो है फोरकास्ट को भी अपडेट कर रहे हैं, तो उसमें मैं कहूँगा कि विद द लीड टाइम ऑफ आवर और हाफ आवर इसमें पिन पॉइंट भी ये चीज़ें बताई जाएंगी कि कहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी है। तो उसमें हमें एकदम जो है, चाहे ऑल इंडिया रेडियो से या फिर SMS और इसी तरह यूट्यूब के माध्यम से एकदम मैसेज जो ग्रुप बने उसमें डाल देते हैं, तो वहाँ पे लोकेशन स्पेसिफिक एक्शन है या लोगों को अलर्ट उसमें किया जाता है। जी विक्रम जी, से अगले हफ्ते ही अब कपाट खुलने वाले, गंगोत्री के कपाट खुलने वाले हैं, तो वहाँ का प्रेडिक्शन आ चुका होगा, अभी क्या प्रेडिक्ट किया गया है मौसम विभाग द्वारा? बिल्कुल, अभी जो उन 4 धाम लोकेशंस के लिए फोरकास्ट वो हमने शुरू कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 1 वीक के बाद ये शुरू होने वाली एक्टिविटी, तो उसमें अभी 3 से 4 दिन अगर मैं बात करूँ, 7 तारीख तक ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन 7 तारीख के बाद जो एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ेंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा असर एकदम ऐसा नहीं आता है, लेकिन जो इस समय जो एक्टिविटी होती है रैन थंडरस्टॉर्म वाली होती है, तो थंडरस्टॉर्म में कहीं ना कहीं ये होता है कि ओले भी गिरते हैं या बिजली गिरना, ये भी चीज़ें देखी जाती है। तो वो सब चीज़ों को हम लोग जो साथ साथ अब देते रहते हैं, जैसे मैंने बोला नावकास्ट में, तो लोग अगर उसको देखते रहेंगे सिस्टम में, तो आपको पता लगता रहेगा कि कहाँ पर ये एक्टिविटी चल रही है, और अगर मेरे आसपास में है तो मेरे को थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए। जब ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है पूरे दिन भर नहीं चलने वाली, किसी लोकेशन पे कुछ 1 घंटा आधे घंटे के लिए इस तरह की एक्टिविटी होती, तो उसमें बिल्कुल इंतज़ार करना चाहिए। उस समय आपको जल्दी नहीं करनी कि अब ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू है, आपने थंडर सुना और आप सोचेंगे कि मैं अभी गाड़ी में निकल जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। इसकी स्पीड जो है 50-60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर चपेट में आता आदमी। तो आपको उस समय जल्दी नहीं करनी, थोड़ी देर इंतजार करना है, इसको निकलने दीजिए, फिर आप चल सकते। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर मौसम के विभाग द्वारा यहाँ पे पूर्वानुमान दिया जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं आपको उनको फॉलो करना है, और आपको जल्दबाजी यात्रा के दौरान बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जितना आप मौसम को देखकर यहाँ पर चलेंगे, आप अपनी यात्रा को उतना ही सुगम यहाँ पर बना सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें, क्योंकि अब कुछ टाइम बाद यहाँ पर मानसून आ जाएंगे, मानसून दस्तक देने लग जाएंगे। अगर हम पिछली बार की बात करें तो कहा कि मानसून थोड़ा डिले हो गया है, इस वक्त मानसून की स्थिति क्या है? नहीं, पिछली बार भी करीब टाइम से आया था, 24-25 में यहाँ मानसून के जो 22 के आसपास हमारी नॉर्मल डेट है, तो 1 से 2 दिन तो कोई उसमें डिले वाली बात नहीं होती है, और हमारा पिछला जो मानसून था वो भी नॉर्मल के आसपास ही रहा है। इस बार जो मानसून के लिए है, जो बोला गया है, जो फर्स्ट असेसमेंट IMD द्वारा इशू किया जाता है 15 अप्रैल को किया गया था, और इसका दूसरा अपडेट जो है मई के लास्ट वीक में वो दिया जाएगा। तो इस समय जो बोला गया उसमें यही बोला गया कि इस बार जो मानसून है कंट्री एज ए होल अगर हम बात कर रहे हैं, तो 106% वो रहेगा लॉन्ग पीरियड एवरेज का। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अबाव नॉर्मल है 104 तक या 96% के बीच में है, तो हम उसको नॉर्मल कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन 104 से चूँकि ज़्यादा 106% बोला गया है, इतनी रेन आपको जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का अगर इतना परसेंट आप निकालेंगे तो उतनी रेन वो मिलने वाली है, तो ये अबाव नॉर्मल बोला गया है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है तो वो भी 61% के आसपास बोला गया कि अबाव नॉर्मल या एक्सेस की तरफ वो ये रहेगा, तो 61% उसकी संभावना है। तो काफ़ी संभावना उस चीज़ की कि इस बार जो मानसून है वो नॉर्मल से ऊपर रहने वाला है। और ये देखा गया कि उत्तराखंड में ऐसे भी बहुत अच्छी बारिश मिलती है। अगर आप आसपास के स्टेट देखें, जम्मू कश्मीर है, चाहे हिमाचल है, या प्लेन्स वाले हैं, पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी है, तो उनसे हमारा काफ़ी ज़्यादा एवरेज रेंज अगर मानसून की देखेंगे तो उनसे काफ़ी ज़्यादा है। और फिर उसमें भी अगर हायर साइड पे हमको रेन मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो दिक्कत वाला तो हमारे लिए है। तो यही है कि इसमें जो भी फोरकास्ट रहती है
उसको लोग यूज करें और अपनी जो है सुरक्षा निश्चित करें, सुरक्षा को निश्चित करें। विक्रम जी, एक आम इंसान को मौसम के संबंध में क्या जानकारियां होना आवश्यक है आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है सीजन के हिसाब से सबको पता भी है, ऐसा भी नहीं है। आपको पता कि मानसून जब आएगा तो उसमें ज़्यादा बारिश होगी। आपको पता है समर सीजन, तो इस समय टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे, तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, है ना। तो बरसात के सीज़न में जैसे विशेषकर अब आगे सीज़न यही आने वाला है और इसमें हमारे जो श्रद्धालु हैं काफ़ी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाते हैं, तो मौसम की जानकारी उनको अपने साथ रखनी है जी। साथ साथ ही आप देखते हैं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो आपको जो अपनी एक मिनिमम जो किट एक होनी चाहिए बारिश से बचने के लिए भी, या ठंडा हो रहा है मौसम तो उससे बचने के लिए भी, वो अपने साथ हर समय उनको लेके चलना चाहिए, जिससे कि जो आपको कम से कम दिक्कत जो है रहे। और साथ में बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि पूर्वानुमान जो दिया जाता है मौसम का, उसको आप जरूर देखते हुए जाएं और जो मैसेज मिलता है उसको आप अमल करें, जिससे ठीक रहेगा। विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को मौसम के संबंध में इतनी विशेष जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे साथ थे विक्रम सिंह जी, जिन्होंने बताया कि मौसम के संबंध में जो भी पूर्वानुमान यहाँ पर दिया जाता है उसके संबंध में जानकारी होना आपको बेहद आवश्यक, क्योंकि अब यात्रा, चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली। ऐसे में आप पूर्वानुमान देख के ही यात्रा करें और किसी तरह की जल्दबाजी ना करें और अपने साथ किट अवश्य रखें ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत यहाँ पर ना हो। नमस्कार।